युग मन ही मन हैरानी के साथ सोचता है, ये रेत कैसी है शालिनी के पैरों में? यहाँ आसपास तो सिर्फ घाट पर रेत है। इसका मतलब यह कि शालिनी रात को घाट पर गई थी, पर क्यों? युग मन ही मन यही सब सोचे जा रहा था। उसकी नजर शालिनी के पैरों के तलवों पर टिकी हुई थी, जिस पर रेत लगी हुई थी। युग शालिनी के पैरों पर लगी रेत को देख ही रहा था कि तभी शालिनी अंगड़ाई लेने लग जाती है और वो दूसरी तरफ करवट लेकर वापस सो जाती है। करवट लेने की वजह से शालिनी के पैर का पजामा कुछ ऊपर खिसक गया था, जो उसके घुटनों तक चला गया था। युग को शालिनी के श्वेत, मुलायम और अर्धनग्न पैर दिख रहे थे। युग के मन में न जाने क्या आता है। शालिनी का अर्धनग्न पैर देखकर उसे उसको छूने का मन करने लग जाता है। युग बिना कुछ सोचे समझे शालिनी के पैर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। युग शालिनी के पैरों को छूने ही जा रहा था कि तभी उसे शालिनी के लेफ्ट पैर में चांदी की पायल नजर आती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। युग को वो पायल जानी पहचानी नजर आ रही थी। युग उस पायल को देखते हुए खुद से कहता है, ये पायल कहीं देखी है मैंने। ये पायल तो यामिनी की है। ये पायल शालिनी के पास कैसे आई? ये पायल यामिनी की ही है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए युग उस पायल को छूने लग जाता है। युग उस पायल को छूता उससे पहले ही शालिनी यामिनी के लहजे में कहती है, क्या कर रहे हैं युग बाबू? सोती हुई लड़की का इस तरह फायदा नहीं उठाना चाहिए आपको। युग तुरंत अपना हाथ शालिनी के पैरों से पीछे खींच लेता है। वो घबरा जाता है। युग हैरानी के साथ शालिनी से पूछता है, क्या कहा तुमने? शालिनी उठकर बैठते हुए और बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा आपको इस तरह किसी लड़की के पैर को छूना नहीं चाहिए। युग घबराते हुए कहता है, मैं छू नहीं रहा था, मैं तो बस देख रहा था। शालिनी फिर यामिनी के लहजे में कहती है, देखने के बाद ही तो छूने का मन करता है। देखोगे तभी तो छूओगे, बिना देखे थोड़ी छूओगे। युग चुप खड़ा रहता है। वो शालिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। शालिनी बिना सोचे समझे बोल पड़ती है, वैसे वहां पर क्यों देख रहे थे आप? देखने वाली चीज वहां पर नहीं, कहीं और है। शालिनी की बातें सुनकर युग ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में शालिनी के मुंह से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। शालिनी अपनी बातों पर पछतावा करते हुए मन ही मन सोचती है, ये मुझे क्या हो गया है? मैं यामिनी की तरह बातें क्यों कर रही हूँ? आज अमावस्या है, कहीं इस वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। बाबा ने कहा भी था कि अमावस्या की रात मेरा अपने आप पर काबू नहीं होगा। लगता है उसका असर सुबह से ही शुरू हो गया है। मुझे संभल कर रहना पड़ेगा, वरना मैं फंस सकती हूँ। अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो ठीक नहीं होगा। युग अपने हाथ से शालिनी के पैर की तरफ इशारा करते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई शालिनी? शालिनी एकदम चुप हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो युग के सवालों का क्या जवाब दे। युग शालिनी पर दबाव बनाते हुए पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ शालिनी, ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? शालिनी झूठ बोलते हुए कहती है, ये पायल मुझे बंगला मुड़ा घाट पर पड़ी मिली थी। युग हैरानी के साथ पूछता है, बंगला मुड़ा घाट पर? कब? शालिनी हकलाते हुए कहती है, उसी रात जिस रात आपने मुझे बंगला मुड़ा घाट पर देखा था तब। युग शालिनी पर शक करते हुए कहता है, पर उस रात तो मुझे तुम्हारे पैर में ये पायल नहीं दिखी थी। शालिनी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ युग को अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहती है, युग जी, उस रात मुझे वो पायल मिल जरूर गई थी, पर पहनी नहीं थी। सोचा बाद में पहनूंगी, तो सोचा अब पहन लूं। शालिनी बात को बदलने के लिए तुरंत युग से पूछ बैठती है, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? युग शालिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है और कमरे में रखे टेबल के पास जाने लग जाता है। शालिनी घबरा जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ये युग बाबू मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं शालिनी नहीं बल्कि यामिनी हूँ? इतना सोचकर शालिनी घबराने लग जाती है। युग टेबल के पास जाता है, उसका दराज खोलता है और उसमें से पायल निकालकर शालिनी को दिखाते हुए कहता है, क्योंकि इस पायल का दूसरा पायजामा मेरे पास है। ये पायल जो तुम अपने पैरों में पहने हुए हो, ये मेरी यामिनी की है। शालिनी चुप रहती है। युग की आंखों में अपने लिए यानी यामिनी के लिए इतना प्यार देखकर शालिनी की आंखें भर आई थी। युग शालिनी को वो पायल देते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये पायल पसंद है तो तुम ये पायजामा भी पहन लो। दोनों जोड़ी पायल रहेगी तो पैरों में अच्छी दिखेगी। शालिनी युग से कहती है, पर यह पायल तो आपकी यामिनी की है ना, और आप उससे बहुत प्यार करते थे। तो फिर अब क्या हुआ? वो प्यार खत्म हो गया क्या जो ये पायल आप मुझे दे रहे हैं? युग यामिनी को याद करते हुए नर्म लहजे के साथ कहता है, यामिनी के लिए मेरे दिल में प्यार मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। ये पायल मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पायल की जगह पैरों में होती है, ना कि दराज में।
ये दराज से ज्यादा अच्छी तुम्हारे पैरों में लगेगी। वैसे भी अगर मेरी यामिनी होती तो वो खुद तुम्हें ये पायल दे देती, क्योंकि उसे कभी चीजों से लगाव था ही नहीं। उसे लगाव था इंसानों से, और मुझे भी उन्हीं से है। शालिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, एकटक नजर से युग की आंखों में देखते रहती है। युग पायल को शालिनी की आंखों के सामने बजाते हुए कहता है, क्या हुआ, नहीं चाहिए क्या पायल? शालिनी कहती है, चाहिए ना, पर जब आप दे ही रहे हैं तो पहना भी दीजिए ना, इससे पायल की चमक और बढ़ जाएगी। इतना कहकर शालिनी अपना सीधा पैर आगे कर देती है जो खाली था। युग धीरे से शालिनी के पास बैठता है और अपने हाथों से उसके पैर में पायल पहनाने लग जाता है। युग शालिनी को पायल पहना ही रहा था कि तभी उसके सीधे हाथ में जलन मचने लग जाती है। वो चीखता है, आह! शालिनी घबराहट के साथ कहती है, क्या हुआ युग जी, आप ठीक तो हैं? युग अपने उल्टे हाथ से अपना सीधा हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरा हाथ बहुत जलन कर रहा है। शालिनी, ऐसा लग रहा है जैसे जल रहा है। शालिनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? युग दर्द से कराहता रहता है। उसके हाथ की कलाई बहुत तेज जलन कर रही थी, जैसे कोई उसमें गर्म अंगारे लगा रहा हो। शालिनी युग के हाथ को गौर से देखने लग जाती है। तभी वो देखती है कि युग के सीधे हाथ की कलाई पर पानी के बूंद के आकार का निशान था, जो पूरी तरह लाल हो गया था। वहीं पर युग को जलन दे रहा था। शालिनी उस निशान को देखते हुए मन ही मन सोचती है, ये तो वही निशान है जो उस रात संभोग करते वक्त युग बाबू के हाथ पर अपने आप बन गया था। आखिर ये अभी जलन क्यों कर रहा है, और इस निशान का मतलब क्या है? युग शालिनी के पैर से अपना हाथ हटा लेता है। जैसे ही युग शालिनी से दूर जाता है, उसका हाथ नॉर्मल हो जाता है। अब वो निशान जलन नहीं कर रहा था। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ युग से पूछती है, युग जी, क्या अब आपका हाथ ठीक है या अभी भी जलन दे रहा है? युग अपने हाथ के उस निशान पर हाथ फेरता है और जवाब देते हुए कहता है, अब ठीक है शालिनी, मेरा हाथ। पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से जलने लग गया था इस जगह। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर ये निशान कैसा है, मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। इस तरफ रौंकामुचा गांव में हवेली के अंदर अमोदिता और रजनी किचन के अंदर थी। रजनी बड़े ही प्यार से नाश्ते के लिए पोहा बना रही थी और अमोदिता वहीं पर खड़े होकर बर्तनों को रैक पर जमा रही थी। अमोदिता बस काम करने का नाटक कर रही थी। अमोदिता की एक नजर बर्तनों पर थी तो दूसरी नजर रजनी पर। वो मन ही मन रजनी के बारे में ही सोच रही थी। अमोदिता रजनी को तिरछी नजर से देखते हुए मन ही मन सोचती है, ये माँ इतनी खुशी खुशी पोहा कैसे बना रही है? इन्होंने जो चमगादड़ और तितली के पंख त्रिकोण हवन कुंड से निकाले थे वो भी तो नष्ट हो गए होंगे, फिर भी ये ऐसे खुश है जैसे इन्हें उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। आखिर चक्कर क्या है? अमोदिता तिरछी नजर से रजनी को देख ही रही थी कि तभी रजनी अपना सिर पीछे घुमा लेती है और अमोदिता को घूरते हुए कहती है, तू कुछ सोच रही है क्या मेरे बारे में? अमोदिता घबराते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं भला आपके बारे में क्यों सोचूंगी? रजनी भारी आवाज में कहती है, तो ये मेरे कानों में भिन भिन आवाज क्यों आ रही है? अमोदिता अपनी नजरें चुराते हुए पूछती है, वो माँ, मच्छर बहुत हो रहे हैं ना, तो उसी की आ रही होगी। रजनी वापस से पोहा बनाने में मगन हो जाती है। अमोदिता बर्तन जमाने का नाटक करते हुए ही रजनी से पूछती है, वैसे माँ, एक बात पूछूं आपसे? रजनी चम्मच चलाते हुए कहती है, हाँ पूछना नालायक, बात पूछने के अलावा तुझे और कुछ आता भी है? अमोदिता हिचकिचाते हुए पूछती है, वो उस रात आपने जो त्रिकोण हवन कुंड से चमगादड़ और तितली के पंख निकाले थे, उसका आपने क्या किया? जैसे ही अमोदिता अपनी बात पूरी करती है, रजनी चम्मच चलाना बंद कर देती है। वो तुरंत पीछे पलटकर अमोदिता की आंखों में देखते हुए भारी आवाज में पूछती है, तू ये सब क्यों पूछ रही है? तू जानकर क्या करेगी कि मैंने उन पंखों के साथ क्या किया? अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, बस ऐसे ही माँ, मैं जानना चाहती थी कि आखिर पंखों से कौन सा जादू टोना होता है। अब आप ही तो मेरी गुरु हैं, मैं आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, तुझे जितना जादू टोना मैं सिखा रही हूँ तू उतना ही सीख, ज्यादा नहीं, वरना तू जानती है ना किसी भी चीज की अति बहुत जानलेवा होती है। रजनी की बातें सुनकर अमोदिता इतना घबरा गई थी कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बात को बदलने के लिए अमोदिता जल्दी से चूल्हे के पास जाती है और चम्मच को चलाते हुए कहती है, लगता है पोहा बन गया है, यदि और ज्यादा देर पकाया तो जल जाएगा, मैं इसे बंद कर देती हूँ। रजनी कुछ जवाब नहीं देती है, चुपचाप खड़ी रहती है। अमोदिता रैक में से प्लेट निकालती है और उसमें पोहा निकालते हुए कहती है, मैं ये पोहा वंदना भाभी को देकर आती हूँ, उन्हें पोहा बहुत पसंद है। रजनी अपनी आंखों की पुतली ऊपर नीचे करते हुए कहती है, आजकल बहुत देख रही हूँ मैं तुझे, तेरी वंदना भाभी के लिए प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। घंटों उसी के कमरे में बैठी रहती है, आखिर क्या साजिश कर रहे हो तुम दोनों? रजनी की बातें सुनकर अमोदिता घबरा जाती है।
घबराहट के कारण उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। अमोदिता बड़ी हिम्मत के साथ बोलती है, ये आप क्या बोल रही हो माँ? भला मैं और वंदना भाभी क्या साजिश रचेंगे? आप बिना कुछ भी बोलती हो। रजनी गुस्से के साथ कहती है, तो क्या करती रहती है घंटों उसके कमरे में बैठकर? बताती क्यों नहीं? अमोदिता रजनी को विश्वास दिलाने के लिए बड़े अकड़ के साथ कहती है, बातें माँ, आपको तो पता है वंदना भाभी बचपन में मुझे कितना प्यार करती थी। बस वही बातें वो मुझे बताती रहती है। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, जरा संभल कर रह उससे। तूने वंदना को अभी अच्छे से पहचाना नहीं है। वो बहुत चालाक लोमड़ी है, अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। अमोदिता बिना सोचे समझे बोल पड़ती है, आपकी तरह माँ? रजनी बौखलाहट के साथ बोलती है, क्या कहा तूने? अमोदिता बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा मैं पोहा देकर आती हूँ वंदना भाभी को, वरना ठंडा हो जाएगा, और ठंडा पोहा खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इतना कहकर बिना कुछ सुने अमोदिता पोहा लेकर वहां से चले जाती है और रजनी उसे घूरती रहती है। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में वर्चस्विनी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और किसी सोच में डूबी हुई थी। वर्चस्विनी रात भर सो नहीं पाई थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। वो बहुत टेंशन में लग रही थी। जब से कछुए ने वर्चस्विनी को देविका के बारे में बताया था, वो उसी के बारे में सोचे जा रही थी। उसके दिमाग में बार बार माया नगरी का ख्याल आ रहा था। वर्चस्विनी के पास ही चार्ली और जाटव भी बैठे हुए थे, जो वर्चस्विनी को बस देखे जा रहे थे, बोल कुछ नहीं रहे थे। लेकिन वर्चस्विनी का चेहरा देखकर वो दोनों भी समझ गए थे कि जरूर कुछ न कुछ बड़ी बात है, वरना आज से पहले उन्होंने वर्चस्विनी को इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। वर्चस्विनी मनी मन सोचने लग जाती है, अगर मुझे तारा के असली माता पिता के बारे में पता लगाना है तो उसके लिए मायानगरी जाना ही होगा। हो ना हो तारा का संबंध जरूर मायानगरी से ही है, पर मैं क्या करूं? यहाँ के हालात ऐसे हैं कि मैं ऐसे सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती। वर्चस्विनी सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसकी नजर चार्ली और जाटव पर पड़ती है, जो वहीं पर बैठे बैठे उसे ही एकटक नजर से देखे जा रहे थे। वर्चस्विनी जाटव और चार्ली से कहती है, जाटव और चार्ली सुनो। चार्ली हड़बड़ाहट के साथ कहता है, जी मैडम जी कहिए। वर्चस्विनी उन दोनों को ऑर्डर देते हुए कहती है, तुम दोनों को अभी इसी वक्त माया नगरी के लिए निकलना पड़ेगा। चार्ली हैरानी के साथ कहता है, माया नगरी? पर क्यों मैडम जी? सदियों से है